बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्रियोस्कोपी भी हम इसे कहते हैं। हमने ये डिस्कस करना है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। बेसिकली जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो है वो हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस करनी होती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो बेसिकली चार किस्म की होती हैं, जिनको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये तीसरी जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और फिर जो है वो ऑस्मोटिक का प्रेशर आ जाता है। तो पहली दो वीडियो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली भी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी। अब जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमने मालूम करना है। यहाँ पर हम इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बेसिकली एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर जो है वो फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ जो है वो कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस एक बात का पता होना चाहिए कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम क्रियोस्कोपी भी कहते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो सोल्यूशन होता है बेसिकली ये सॉलिड सॉल्वेंट के जो दरमियान है, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो सॉल्यूशन है इसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। मतलब अगर आप प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में जो हमारा जो ये सॉल्यूशन है इसका जो है वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कैसे बनता है हम जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो जब हम दो क्वांटिटीज, एक जो है वो हमारे पास कौन सी होती है, सॉल्वेंट, और दूसरी जो होती है वो सॉल्यूशन होती है। तो जब हम किसी भी सिस्टम जो है ना वो सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर लेते हैं तो उस वक्त जो हमारे पास जो चीज़ हासिल हमें होती है उसे हम क्या कह देते होते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है। तो यही चीज़ हम सबसे पहले ग्राफिकली जो है ना वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि हमने टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान जो है वो लिया। टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, जबकि जो वेपर प्रेशर है उसको हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे। तो हमारे पास दो किस्म की कर्व आ रही हैं। एक ये जो सी वाली है, बी से सी तक, ये जो किसको ज़ाहिर कर रही है, प्योर है सॉल्वेंट को। दूसरी जो है ये एफ से ई तक जो है ये क्या ज़ाहिर कर रही है, ये हमें सॉल्यूशन को जो है हमारे एक्सप्लेन कर रही है। तो ये वाली जो कर्व है यहाँ पे एक शार्प डिक्रीज है, और ये एफ पॉइंट पर दोनों कर्व्स को हमने जो है वो इस तरीके से एक्स्ट्रा ड्रॉ करके प्लॉट को वो हमने यहाँ पे इनको कॉन्साइड करवाया, और इस पॉइंट को हमने क्या कह देना है कि ये एफ पॉइंट है, और यही वो एफ पॉइंट है जहां पर सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट एक दूसरे में जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। ठीक है लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर जो बेसिकली प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा है, जबकि सॉल्यूशन का कम है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए, जैसे ही हम कोई भी हम जो है ना वो सॉल्यूशन लेते हैं तो उस सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। अब एक सॉल्यूशन की एग्जांपल हम यहाँ पे ये समझे, इसको थोड़ा सा जो है वो हम डायग्रामेटिकली भी पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, कि हमारे पास फर्ज करें कि ये एक बीकर है, इस बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया। तो जब ये जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं फ्रीज कब होंगे, देखिए जब पार्टिकल्स आपस में इंतहाई एक दूसरे के जो है वो करीब करीब आ जाते हैं, यानी कि उनमें जो है ना वो एक वेल ऑर्डर अरेंजमेंट आ जाती है, तो उस वक्त जो है वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यूं समझ लें आप कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है। जब हम इसको कूल कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल वेल अरेंज फॉर्म में आ जाएंगे, और जिसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो अब फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन जैसे इनके दरमियान जो है वो देखें ना, यहाँ पे इंट्रैक्शन होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो है वो सेंटर में इस तरीके से सपोज करें कि ये जो है वो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये जो है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को जो है वो फ्रीज करते हैं, इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, फ्रीज करना है। अब इस सॉल्यूशन को जब हम फ्रीज करेंगे तो देखें जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे ना सॉल्वेंट के, तो यहां पर जो सेंटर में ये जो सोल्यूट के पार्टिकल है ये अपना असर दिखाएंगे, ये इंटरेक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें मजीद और कूलिंग देनी पड़ेगी ताकि सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो एक वेल ऑर्डर फॉर्म में आ जाए जैसे वो प्योर सॉल्वेंट के थे। तो इस वजह
से जो क्या हुआ कि जब हमने कोई सोल्यूट ऐड कर दिया एक सॉल्यूशन में, तो रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी जो है यहाँ पे देखे बी पॉइंट जो है वो कम है, जबकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी देखें यहाँ पर एफ है। तो यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट जहाँ पर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, फ्रीज हो रहा है, उस प्रेशर को हमने पी एस कह दिया, ठीक है। और जब हमने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो यहाँ पे ये पी नॉट कह दिया हमने, और ये वाला जो प्योर यहाँ पे जो एफ पॉइंट पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो उसको हमने पी कह दिया। अब ये वाला जो टेम्परेचर है जहाँ पर ये सॉलिडिफाई हुआ है सोल्यूशन है, तो इसको हमने टी एस कह देना है। और ये जो टी एफ जो टी नॉट एफ जो है वो ये प्योर सॉल्वेंट का जो है वो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। देखिए अब ये क्या हो रहा है, इस ग्राफ से हमें ये प्योर सॉल्वेंट की ये वाली जो टर्म जो मैंने अभी बताई है, यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हुआ है, वह सॉल्यूशन और जो प्योर सॉल्वेंट जो कि इस वक्त सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर जो है एफ पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये चीज को जाहिर कर रहा है कि इस एफ पॉइंट पर जो प्योर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में और सॉल्यूशन ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पर ये जो शार्प डिक्रीजनेस हुई है ये वाली जो चीज़ की, तो ये जो चीज़ है ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है ये हमें बता रहा है कि प्योर सॉल्वेंट इस बी पॉइंट पर ही सॉलिड फॉर्म में होना शुरू हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, जबकि जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो कम है। अब इस टर्म को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं। तो मैथमेटिकली बाय यूजिंग क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में जो है वो हमने ये वाली चीज़ जो है वो ये एक इक्वेशन है जो कि यहाँ पे P2 ओवर P1 है, यहाँ पे P2 जो है हमारा PS के इक्वल है, P1 जो है हमारा P नॉट के है। तो ये वाली सारी टर्म इसी तरीके से ये T2 है, ये T1 है, ये T2 T1 है। तो ये जो T2F जो है ये बेसिकली जाहिर कर रहा है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को। तो डेल्टा HV क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट हमने ये देखा ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट हमने लिया हुआ बी, तो यहाँ पर जो है वो PS इस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे देखा ना ये बी, ये इस बी पॉइंट पे ये देखे प्योर सॉल्वेंट का ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो प्रेशर है वो PS लिया है, और जो P अकेला लिया है हमारे पास ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एट TF। ये जो P वाला हमने लिया है ये वाला पॉइंट, यहाँ पर सॉल्यूशन तो ऑलरेडी यहाँ पे देखे ना फ्रीज होना शुरू हो गया, सॉलिड बन गया था। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्यूशन भी यहाँ पर मौजूद है, और इस टेम्परेचर को हमने यहाँ पे देखा ना ये TFS कहा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो TFS जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड एट TF। सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझे एक्सप्लेन करने में, कि जो P नॉट है बेसिकली ये वाली चीज़ ये है, जबकि ये जो P है प्योर P जो है यहाँ पे आ रहा है, ये इंट्रैक्शन जो है ये T नॉट F पे है। मतलब ये जो P प्रेशर जो है ये प्योर सॉल्वेंट का नहीं बल्कि सोल्यूशन का है ये, ठीक है। तो उस वक्त ये जो टेम्परेचर जो था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अब हमें यहाँ पर एक चीज ज़हन में रखनी है कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उससे भी कम है, ठीक है। मतलब जो है वो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आप कह ले के ज्यादा है और सोल्यूशन का जो है वो कम है। तो यहाँ पर जो P नॉट है बेसिकली ये किसको जाहिर कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड एट TF। तो पॉइंट F एंड B, अब इसमें जो है वो सेम सब्लिमेशन कर्व जो है वो हमारे पास हासिल हो रही हैं। ये जो दो कर्व्स आ रही हैं, एक इस पॉइंट B पर और एक इस पॉइंट F पर। तो ये आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर ये वाली सब्लिमेशन कर्व है, मतलब अगर टेम्परेचर इधर को बढ़ता है और ऐसे बढ़ता है तो वापस से जो सॉल्वेंट हमारा सॉलिड फॉर्म में आया वापस जो है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। और अगर इस B पॉइंट तक टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है वह दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होगी। अब यहाँ पे हमने डेल्टा एस ज़ाहिर कर दिया, जो डेल्टा एस है ये हीट ऑफ सब्लिमेशन को ज़ाहिर कर रहा है। अब हमने क्या करना है,
एक हमारे पास ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है कि ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको इस इक्वेशन से हमने माइनस कर देना। देखिए कैसे, ये वाली टर्म हमने पहले लिखनी है माइनस ये वाली टर्म हमने ये लिख दी, ठीक है। फिर ये वाली सारी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर माइनस ये जो नीचे वैल्यू है ये लिखनी है। अब हुआ क्या है कि लॉग का हमने फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला? लॉग का एक फार्मूला होता है जैसा कि अगर हो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए ओवर बी। तो यहाँ पर ये a जो है ये सारी टर्म ये वाली है और ये जो b है ये सारी टर्म ये वाली है, तो इसलिए हमने इसको a ओवर b की फॉर्म में लिख लिया। अब ये जो पहली टर्म है ये वाली, ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये जो दूसरी टर्म है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हमने इसको पहले इस चीज को देख लें। ये चीज हमारी जो है वो जब हमने रीअरेंज कैसे कि इस टर्म को इसके साथ लिखा और इसको इसके साथ लिखा, तो ये जो फॉर्म है ये हमारी फाइनल फॉर्म ये वाली बनेगी, ये वाली। अब मसला है इस साइड को हम सॉल्व करने लगे हैं। अब इस साइड में अगर आप देखें तो ये वाली टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, हमने कॉमन ले ली और ये 1 ओवर आर भी कॉमन आ गया। अब बचा क्या? डेल्टा एच वी माइनस डेल्टा एच एस। तो ये जो दोनों टर्म बची, अब ये जो डेल्टा एस माइनस डेल्टा वी जो है बेसिकली डेल्टा एच एफ के इक्वल होता है जो कि हीट ऑफ फ्यूजन है। तो हमारे पास क्या है? वी पहले है, यहाँ पे वी बाद में है, तो इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया। तो जब हमने इस माइनस कॉमन को बाहर निकाला तो क्या हुआ कि ये वाली टर्म अब पॉजिटिव होगी क्योंकि माइनस हमने ले लिया। ये यूं कह ले कि हमने इसको इस पूरी टर्म को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया ये वाली टर्म भी माइनस में होगी। ये वाली टर्म जो है वो हमने क्या किया, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली नेगेटिव होगी, ये बाद में आ गई। अब ये पॉजिटिव ये हमने पहले लिख ली, तो बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई और यहाँ पे हमने माइनस डेल्टा एच एफ जो है वो अब पुट कर देना, ठीक है। अब बचा क्या कि जो पी ओवर पी नॉट है दैट इज इक्वल टू x1 और x1 प्लस x2 जो है ये इसके इक्वल आता है। देखे यहाँ पे PS ने PS से कट जाना है, P ओवर P नॉट आना है। अब जो P ओवर P नॉट जो हमने रॉल्स लॉ से लिया है तो वो ये थी इक्वेशन P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स। अब P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो ये सारी टर्म ये P ओवर P नॉट ये वाली, इसी तरीके से ये जो x की वैल्यू है वो हमने x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू, अब ये वाली x1 की वैल्यू हमारे पास ये बन गई, P ओवर P नॉट इसके इक्वल है और ये वाली टर्म इसके इक्वल है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन अब क्या बनेगा? PS से कट गया है, तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी जो हमारे पास आ रही है मॉडिफिकेशन फॉर्म में, तो ये वाली टर्म हमने नेचुरल लॉग ऑफ P ओवर P नॉट ऐसे ही लिख लिया। इस इक्वेशन को भी साथ आप ऊपर नजर लगाते जाएं। ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब ये जो टर्म अभी हमने साबित किया है कि P नॉट ये जो x1 के इक्वल और x1 इसके इक्वल है, तो इसका मतलब P ओवर P नॉट जो है बेसिकली 1 माइनस x2 के इक्वल है। तो ये वाली टर्म को आप देखें तो ये वाली टर्म की जगह यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन है निकाल ली और जो पीछे वाली वैल्यू है वो एज इट इज आती जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इस टर्म को हमने सॉल्व जो है वो हम मतलब मजीद हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है जी? अब देखें, अब यहाँ आपने एक मैथमेटिकल रूल होता है एक्सपेंशन टेक्निक कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर नेचुरल लॉग आ रहा है 1 माइनस एक्स वाली वैल्यू आ रही है तो उसको एक्सपेंशन टेक्निक के जरिए कैसे एक्सपेंड करना है। ये वाली टर्म हम लिखेंगे तो ये माइनस x2 ओवर 1 फिक्टोरियल प्लस x2 का स्क्वायर ओवर 2 फिक्टोरियल माइनस x2 का क्यूब ओवर 3 फिक्टोरियल। तो आप जरा गौर करें तो ये जो 1 फिक्टोरियल होता है बेसिकली ये जो साइन है ना ये इस तरीके से इसको फिक्टोरियल पढ़ते हैं। तो 1 फिक्टोरियल बेसिकली 1 के इक्वल ही होता है। तो 1 किसी के भी नीचे डिवाइड हो रहा है उसको लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो ये वाली चीज का आंसर ये जो आएगा माइनस x2 प्लस, अब देखें x2 यहाँ पे पावर 1 हम सपोज कर ले तो आगे x की 2 की जो वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से 2 का क्यूब होगा तो जितनी ऊपर पावर है उतना ही फिक्टोरियल है नीचे आता जाएगा। लेकिन हमारे पास सोल्यूशन डाइल्यूट है तो हमने ये स्क्वायर क्यूब और इससे आगे वाली सारी वैल्यू जो है वो हमने क्या कर देनी है? अवॉइड कर देनी। क्यों? क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये उस वक्त जो है वो हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन इनकी कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं जब हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है ये यहाँ पे हमने पुट कर दी तो ये वाली वैल्यू आ गई, ओके।
अब ये जो टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस जो है बेसिकली ये T2 माइनस T1 हो गया, तो ये वाली जो टर्म है वो डेल्टा टी एफ के इक्वल है। और क्योंकि सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट है तो ये वाली टर्म भी बेसिकली यही कंसीडर होगी टी एफ नॉट, तो दो टी एफ नॉट तो टी एफ नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा एफ नॉट। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। ओके, इस टर्म से अब हमने क्या करना है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी। देखिए ये वाली जो टर्म है इधर क्या हो रही, डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये भी इधर क्या हो रही, डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये क्या हो रही, इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड। तो यहाँ पे जो टी एफ रह गया ये वाली टर्म भी ऊपर, ये भी ऊपर और ये नीचे, तो ऐसे ही हमने लिख लिया और x2 को हमने जो है वो बाहर सेपरेटली लिख लिया। अब x2 क्या है, बेसिकली ये नंबर ऑफ सोल्यूट इसकी फ्रैक्शन है ओवर नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ सोल्यूट। क्योंकि सोल्यूशन हमने डाइल्यूट लिया है तो N2 को नीचे से हमने अवॉइड कर देना, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो बेसिकली मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब जितना ज़्यादा सोल्यूशन मोलल होगा उतना ज़्यादा जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो हम कह सकते हैं कि N2 जो है वो बेसिकली मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो N2 की जगह हमने यहाँ पे अब क्या लिख दिया है, M लिख दिया है। ओके, ये वाली वैल्यू x2 की आई हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी। कैसे पुट की कि n1 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया और ये जो m है हमने इसको बाहर लिख लिया। अब ये वाली सारी टर्म जो है वो हमने एक अनदर कांस्टेंट kf के इक्वल पुट कर ली और ये वाली टर्म सारी के सारी ये आ गई। अब ये डेल्टा टी एफ क्या है, बेसिकली ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये किस पे डिपेंड कर रही है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट पे, मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेशन इसकी एप्लीकेशन करेंगे, मतलब तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से हमने जो है वो बेसिकली अब मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमने मालूम करना है सोल्यूट का। तो देखें मोलैलिटी का फार्मूला जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, W2 ओवर W1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर M2 ओवर 1000। अब ये 1000 किसके लिए, देखिए ये वाला जो M2 है, ये जो M2 है बेसिकली ये जो M2 है ना, ये मोलर मैस ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, अब ये इस टर्म को हमने 1000 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि ये जो W1 है ये बेसिकली सॉल्वेंट का मैस है। ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट का मैस है, ये ग्राम्स में केजी में लिया जाता है, लेकिन 1000 से जब हमने डिवाइड किया तो ये जो हमारे पास अब जो मोलैलिटी आएगी वो अब केजी से किस में चली जाएगी, ग्राम में चली जाएगी। ठीक है, तो ग्राम के लिए हमने 1000 से जो है वो इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब हम जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब क्या होगा कि ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 W2 और W1 मल्टीप्लाई बाय M2, तो ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हमने क्या मालूम करना है, मॉलिक्यूलर वेट, तो W2 हमने मालूम करना है। ठीक है, ये वाली हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, M2 हमने मालूम करना है, सॉरी W2 बोल दिया इसको मैंने, M2 हमने मालूम करना है, M2 को इधर ले जाओ, ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से जो है वो हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट मालूम कर सकते हैं। अब हमने कंक्लूजन क्या निकाले कि जो डेल्टा टी एफ है ये जो है वो एम पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता कि सोल्यूट की नेचर कैसे है, पोलर है, नॉन पोलर है, या वाट एवर जो भी बहुत सारी और सोल्यूट की प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्कि ये इन सब से इंडिपेंडेंट है। सिर्फ 3 कंडीशन है कि सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और जो सोल्यूट है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और तीसरी बात जो है वो यही है। ठीक है, तो जो डेल्टा टी एफ है बेसिकली ये मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, और के एफ जो है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो है, और एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो के एफ। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो वो दोनों एक दूसरे को जो है वो फॉलो करने चाहिए। अब ये जो लास्ट टर्म हमारी इस लेक्चर की वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। अब डेल्टा टी एफ का जो है वो हमने ये वाला फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया है, ये पीछे ये वाले, ठीक है, ये हमने फार्मूला ड्राइव किया है।
तो ये क्या हो रहा है, ये फार्मूला हमने लिखा। अब ये जो N2 है बेसिकली W2/N2 के इक्वल होता है, ठीक है। N2 क्या नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मास ओवर मोलर मैस। मैस को यहाँ पे वेट से हमने रिप्रेजेंट कर लिया और मोलर मैस को ऐसे। और इसी तरीके से N1 किसके इक्वल होता है, W1/M1। तो M1 को इधर ले जाओ तो W1 की भी वैल्यू आ गई। मतलब हमारे पास यहाँ पे W1 की भी वैल्यू आ गई और W2/M2 की भी वैल्यू आ गई। ये किसके इक्वल है, ये N2 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे N2 लिख दिया। और ये वाली जो वैल्यू वो W1 के इक्वल, W1 जो है वो N1 मल्टीप्लाई बाय M1 के इक्वल है, तो हमने वो यहाँ पर मतलब ये वाली टर्म ऊपर मल्टीपल फॉर्म में आ गई और ये वाली जो है वो W1 वाले जो है वो यहाँ पे डिवाइड आ गई। अब N2/N1 बेसिकली ये जो चीज़ है ये X2 है और डेल्टा P/P0 को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रॉल्ट्स लॉ की जो 3 डेफिनेशन है उसमें जो सेकंड नंबर पे जो डेफिनेशन आती है वो यही आती है, डेल्टा P/P0 रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। कि मोल फ्रैक्शन पे जो है वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये वाली चीज़ जो है वो बेसिकली X2 के इक्वल और X2 की वैल्यू ये। अब इस यहाँ पर जो ये जो वैल्यू निकली है कि N2/N1 ये वाली टर्म की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। M1 को इधर हमने 1000 के नीचे लिख लिया और ये अब ये सारी टर्म अगर हम कंसीडर करते हैं तो डेल्टा TF और डेल्टा P यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्वेंट। मतलब जितना ज़्यादा डिप्रेशन आएगा वेपर प्रेशर में, जितना वेपर प्रेशर कम होगा, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतनी ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो होती जाएगी। मतलब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लेक्चर को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए जो है वो एजुकेशनल जो है वो वीडियो अपलोड करता रहूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुश रखे, सलामत रखे। पढ़ते रहिए।